कर दो शुरू। अच्छा हो गया। चलो कहाँ पर छोड़ा कल? अच्छा कैसे चिता रहे हो नई क्लास है? नखरा लग रहा। चलो स्टार्ट हो। हाँ टाइमिंग का ऐसा हो रखा कि मेरा दूसरी जगह भी वो हो रहा है। कर दें कुछ ना कुछ। दूसरी जगह फिर 1 से 2 का बैच है ना, तो वहां भी 1:30 से 2:30 चला गया। क्यों? सही नहीं है? सर्दियों के लिए तो इससे बेहतर नहीं कुछ। दिन में 10 बजे तक सोए रहो, खाना पीना बनाओ और फिर आओ आराम से। चलो लास्ट मुझे बताना कि कौन सी लाइन पर रोका था। श्रीयंत्र टापू कांड को देखा था, है ना? तो जो जो घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी, उन घटनाओं में एक तो खटीमा कांड है ना। खटीमा कांड की घटना कब हुई? 1 सितंबर 1994। फिर इसके अगले दिन दूसरी घटना मसूरी कांड की पड़ी, और मसूरी कांड की घटना 2 सितंबर 1994 को हुई। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद एक घटना और अंजाम दिया, वो थी बाटा घाटा कांड, और इस घटना को अंजाम दिया 15 सितंबर सन 1994 को। फिर इसके बाद एक और बड़ी घटना घटी। इस घटना का नाम था रामपुर तिराहा, और रामपुर तिराहा घटना कांड को हमने 2 अक्टूबर की तारीख सन 1994 को अंजाम दिया। और फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो घटना थी आपकी श्रीयंत्र टापू कांड, और इस श्रीयंत्र टापू कांड की घटना को अंजाम कब दिया? 10 नवंबर सन 1995। इसके बाद कौन कौन सी घटना देखी? इसके बाद हम पहुंचे थे खैट पर्वत पर, और खैट पर्वत का जो अनशन था वो 18 दिसंबर सन 1995 से स्टार्ट हुआ और 26 जनवरी सन 1996 तक देखा। जिस अनशन को करने का काम था वो करने वाले आंदोलनकारी हमारे बीच दिवाकर भट्ट कहलाए। फिर मैंने इसी 1996 के 15 अगस्त की तारीख को आपको बताया कि दिल्ली का जो लाल किला है, यहाँ पर एचडी देवगौड़ा साहब ने एक अनाउंसमेंट की कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन कर देंगे। तो यहां तक की कहानी मैंने समझा दी थी। अब थोड़ा सा इसी कहानी को मैं और आगे बढ़ाता हूं और डेट आपके सामने लेके चलता हूं 27 जुलाई सन 1994 2000 की। हालांकि मैंने जाते जाते कुछ डेट आपको बता दी थी, बस लिखाना बाकी है। एक डेट पढ़नी है 27 जुलाई सन 2000 की तारीख की। दूसरी डेट आपको पढ़नी है 29 जुलाई की सन 2000 के समय की। और तीसरी डेट हमारे बीच में आती है 1 अगस्त की, और वर्ष रहेगा आपका सन 2000। फिर इसके बाद 10 अगस्त की तारीख आपको याद रखनी है, वर्ष आएगा सन 2000। और फिर लास्ट आपको याद रखना है 28 अगस्त की तारीख की, वर्ष रहेगा हमारे बीच सन 2000 का। लास्ट की 3 डेटें मैं बता चुका था। अब ये जो 27 जुलाई सन 2000 की तारीख है, इस 27 जुलाई 2000 की तारीख को हमने क्या करा कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा के क्षेत्र में हमने जो उत्तराखंड संबंधी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को भेजा। लेकिन हमने क्या करा कि 29 जुलाई की तारीख को हमने उत्तराखंड के संबंध में एक क्षेत्र का दौरा किया, जिस क्षेत्र को हमने नाम दिया पंतनगर। पंतनगर के क्षेत्र का जब दौरा किया तो इस दौरे को करने के संबंध में एक कमेटी सामने आई। इस कमेटी का नाम था जॉर्ज कमेटी। ये कमेटी इस क्षेत्र में घूमी, दौरा किया और भ्रमण करके एक स्टेटमेंट दिया कि जो उधम सिंह नगर नाम की बेल्ट है, अगर राज्य बनता है तो इस उधम सिंह नगर नाम की बेल्ट को नए राज्य में हम लोग क्या करेंगे, शामिल करवा देंगे। तो अगर प्रश्न बने कि किस कमेटी की सिफारिश पर हमने उधम सिंह नगर के क्षेत्र को नए राज्य में शामिल करने की सिफारिश दी, तो फिर जवाब आपका आता है जॉर्ज कमेटी। फिर मैं 1 अगस्त की तारीख बता चुका था कि हमने क्या करा कि लोकसभा में उत्तराखंड संबंधी जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। फिर मैंने आपको 10 अगस्त सन 2000 की तारीख बताई और इस तारीख को कहा कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में क्या कर दिया, जो प्रस्ताव उत्तराखंड को बनाने को लेकर के था, इसको पारित करा। और फिर 28 अगस्त की तारीख को हमने देखा कि भारत के क्षेत्र में इस समय राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए थे के.आर. नारायणन। इस के.आर. नारायणन के माध्यम से हमने इस प्रस्ताव, यह जो विधेयक था, इस पर हस्ताक्षर करे। और इस तरीके से हम लोगों ने 9 नवंबर सन 2000 की तारीख को एक नए राज्य का गठन किया, जिस नए राज्य को हमने नाम दिया क्या, उत्तरांचल। अब थोड़ा सा कहानी यहां से शुरू करते हैं। हमने जब उत्तरांचल नाम के इस राज्य की स्थापना या गठन करने का काम किया तो कंडीशन ये थी कि उत्तरांचल नाम का जो राज्य बना था, ये पूरे भारतवर्ष में
27वें नंबर के राज्य की स्थिति में आया। और उत्तराखंड से पहले हमने भारत के क्षेत्र में एक और राज्य गठित कर दिया था। इस राज्य को हमने नाम दिया क्या? छत्तीसगढ़। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद हमारे बीच में जो 28वां राज्य बना था, इस राज्य को नाम दिया गया झारखंड। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ या उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ, तो हमने इस नाम को लेकर के थोड़ा सा चीजों को उठाया कि भाई हमने राज्य को बनाने की जो लड़ाई लड़ी थी, वो उत्तरांचल के नाम पर तो नहीं लड़ी, ये उत्तराखंड के नाम पर लड़ी थी। तो कुल मिलाकर के हमने जो उत्तरांचल नाम के शब्द के माध्यम से इस राज्य का गठन किया, इस शब्द को फाइनली जाकर के हमने 1 जनवरी सन 2007 की तारीख को चेंज किया और 1 जनवरी 2007 की तारीख से हमने इस प्रदेश का नाम क्या रख दिया? उत्तराखंड रख दिया। और इस समय उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, वो आपके एनडी तिवारी साहब। अभी तक जो भी हिस्ट्री पढ़ी, उस हिस्ट्री के कुछ पड़ाव दिखाए और उन पड़ावों में पहला स्टेप हम लोगों ने ये उठाया कि हमको एक स्वतंत्र भारत की आवश्यकता है। तो हमने क्या करा कि 1947 के समय तक भारत को आजादी को या भारत के क्षेत्र को आजाद करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर जब 1947 में भारत बन चुका था, तो मैंने कहा कि अब हमारी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई थी नए राज्य के निर्माण को लेकर के। और हम लोगों ने नया राज्य भी अचीव करा 9 नवंबर सन 2000 की तारीख को। लेकिन जब नया राज्य बन चुका था, तो हम लोगों की एक और नई लड़ाई है, जिस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ना है और शायद अभी तक भी लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई है हमारे राज्य की एक परमानेंट राजधानी हो, और वो परमानेंट राजधानी और कहीं नहीं बल्कि गैरसैंण। तो अब राज्य बन चुका था और हम लोगों ने लड़ना था राज्य की राजधानी गैरसैंण के लिए। हालांकि जब हमने सन 1994 के समय काल में एक समिति का गठन किया, जिस समिति को नाम दिया गया कौशिक, तो कौशिक समिति ने कहा कि भाई जो नया राज्य बनेगा, उसमें तो एक 3 मंडल रख देना, एक गढ़वाल, एक कुमाऊं और एक तराई। और कहा कि जो नया राज्य बनेगा, उस नए राज्य की राजधानी हम लोग कहां रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि गैरसैंण को रखना। गैरसैंण सबसे फेवरेबल इस समिति के हिसाब से बताया गया, जिस समिति का नाम हमने कौशिक कहा। लेकिन जब नया राज्य बना, तो नए राज्य में मुद्दा उठाया गया कि भाई राजधानी एक्चुअल में हो कहां पर। तो हमने नए राज्य की राजधानी गैरसैंण को बनाने के लिए सबसे पहला एक स्टेप उठाया था वर्ष 2000 के समय, राज्य बनने के बाद। हालांकि वो जो स्टेप था वो अक्टूबर के माह में संचालित हुआ, लेकिन कंटिन्यूअसली हमने उस मुद्दे को जारी रखा और कहते हैं कि राजधानी गैरसैंण हो, इसको लेकर के देहरादून में एक रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली का नाम दिया गया खबरदार रैली। हालांकि रैली का आयोजन किया गया था अक्टूबर सन 2000 के समय में और कंटिन्यूअसली हमने इस मुद्दे को जारी रखा। लेकिन प्रश्न अगर बने कि खबरदार रैली का संबंध इनमें से किससे जुड़ा है, तो आपको जवाब देना होगा गैरसैंण राजधानी को लेकर। हमने 1992 की कहानी पढ़ी और 1992 में देखा कि यूकेडी नाम का जो क्षेत्रीय दल है, इसने गैरसैंण में अपना 14वां महाधिवेशन बुलाया और ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग नया राज्य बनाते हैं, तो हम उस राज्य की राजधानी गैरसैंण को रखेंगे। और गैरसैंण का नाम उसी 1992 में बदला गया और हमने इस क्षेत्र को चंद्र नगर के नाम से संबोधित किया। तो ये काम हमने 92 में किया। लेकिन जब 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, गठन हुआ और हमने 30 लोगों को मिलाकर के एक सरकार बनाई, जिसको अंतरिम सरकार नाम दिया गया। इस अंतरिम सरकार ने 11 जनवरी की तारीख को वर्ष 2001 में एक विशेष आयोग बनाया। ध्यान से समझना, अब मैं राजधानी गैरसैंण का जो इतिहास है, उस इतिहास को सामने रख रहा हूं। और मैंने कहा कि जब 30 सदस्यों को लेकर के अंतरिम सरकार बन चुकी थी, तो इस अंतरिम सरकार ने 11 जनवरी सन 2001 को एक आयोग बना दिया। इस आयोग का नाम रखा गया स्थायी राजधानी चयन आयोग। एक आयोग बना। आयोग को बनाने का उद्देश्य क्या कि भाई जो आयोग के सदस्य होंगे, वो सदस्य भ्रमण करेंगे और चयन करेंगे उस लोकेशन का जो इस नए राज्य की राजधानी के लिए फेवरेबल कंडीशन को दर्शाती है। लेकिन कहते हैं कि जब स्थायी राजधानी चयन आयोग बना, तो इस आयोग में आपने वीरेंद्र दीक्षित को शामिल किया और कहते हैं कि वीरेंद्र दीक्षित साहब को वर्ष 2003 के समय काल में इस आयोग का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना। कहानी सिंपल सी है, 11 जनवरी 2001 आपने स्थायी राजधानी चयन आयोग बना दिया है।
इस आयोग को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप पता करो कि कौन सी लोकेशन उत्तराखंड की राजधानी के लिए फेवरेबल है। और इस आयोग में 2003 में हमने देखा कि वीरेंद्र दीक्षित साहब को इसकी कमान सौंप दी। अब आयोग ने भी सर्वे किया। आयोग ने सर्वे 2000 इनकी लीडरशिप में 2003 से सर्वे जो शुरू किया था, उस सर्वे को करते करते बहुत समय बीत चुका है और बीत चुका था, जो समय लगभग 2008 तक रहा। इन्होंने सर्वे किया, 2003 में किया, 4 में किया, 5 में किया और करते करते टाइम पीरियड 2008 का शुरू हो चुका। 2008 तक आते आते उत्तराखंड में 2 सरकारें बदल चुकी थी। सन 2002 में कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी और 2007 में बीजेपी। लेकिन हमारे इस स्थायी राजधानी चयन आयोग की जो सिफारिश है वो अभी तक नहीं मिली, लेकिन वो समय 2008 में है। 2008 में वीरेंद्र दीक्षित साहब ने अपनी जो रिपोर्ट के प्रस्ताव थे या जो भी अपने स्टेटमेंट थे, उन स्टेटमेंटों में कहा कि देखो, हमने जो राजधानी के लिए उपयुक्त जगह का चुनाव किया है, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी जगह है देहरादून। देहरादून सबसे फेवरेबल है और इसी क्षेत्र को उत्तराखंड की क्या करो, परमानेंट राजधानी बना दो। अब उनसे कहा गया कि भाई अगर देहरादून ना जाए तो आयोग का सेकंड जो ऑप्शन था, उन्होंने कहा कि काम करो, अगर देहरादून राजधानी नहीं जाती है तो आयोग ने कहा कि काशीपुर बढ़िया है। ये भी मैदानी हिस्सा, वो भी मैदानी हिस्सा, पहाड़ की अपेक्षा संसाधन कम प्रयोग होंगे। फिर इनसे कहा गया कि अगर काशीपुर ना जाए हम तो इन्होंने कहा रामनगर चलो। ध्यान सुनना, इन्होंने कहा कि तीसरी फेवरेबल लोकेशन हमारे लिए कौन सी दिख रही है, रामनगर। इन्होंने कहा कि रामनगर भी नहीं, तब तो इन्होंने कहा ऋषिकेश चलो। कहीं दूर दूर तक आपका गैरसैंण नहीं दिखा। इसलिए नेगी जी ने गाना भी गाया कि सब विधानी देहरादून और सेनी खानी देहरादून, सबन बोली गैरसैंण और ओन सोनी देहरादून। नहीं सुना? तुम सिद्धू मूसा वाले फैन क्लब के हो तो इसलिए नहीं सुना होगा शायद। तो हुआ क्या कि आपकी दीक्षित आयोग ने कहा कि भाई देहरादून को लो, काशीपुर को लो, रामनगर को लो, ऋषिकेश को लो, और उन्होंने कहा कि अगर ये सब ना लो तो तब उन्होंने कहा गैरसैंण, कि कहीं नहीं मिलती अगर राजधानी तो तब चलो गैरसैंण। 5वीं पसंदीदा जगह दीक्षित आयोग साहब की क्या थी, गैरसैंण। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कहीं गैरसैंण का जिक्र नहीं, और 5वीं लोकेशन आपकी गैरसैंण। जबकि हमने कौशिक समिति को पढ़ा और कौशिक समिति के माध्यम से कहा कि भाई ये समिति चाह रही है कि आप क्या करो, गैरसैंण को अपनी राजधानी बनाओ। अब इसी प्रोसेस में इतिहास उत्तराखंड का जो बताया जाता है वो ये है कि हमने इस गैरसैंण के क्षेत्र को राजधानी बनाने के लिए 2004 में एक स्टेप उठाया। 2004 का स्टेप ये है कि उत्तराखंड में इस समय एक कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर का नाम था बाबा मोहन उत्तराखंडी। ध्यान से सुनते हुए चलना, एक कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर का नाम है बाबा मोहन उत्तराखंडी। इस बाबा मोहन उत्तराखंडी का संबंध था उत्तराखंड क्रांति दल से। और क्रांति दल वही जिस क्रांति दल ने 1979 में यहाँ का क्षेत्रीय दल बनाया और 1992 में तय किया कि हम राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। राज्य भी बन चुका था लेकिन गैरसैंण को लेकर के कोई चर्चा नहीं, इसलिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने एक प्लान तैयार किया जिसके तहत वो चमोली के बेनीताल पहुंचे। और कहते हैं कि बेनीताल के क्षेत्र में उन्होंने जुलाई से अगस्त के बीच में एक अनशन शुरू किया, जिस अनशन में बाबा मोहन उत्तराखंडी की मृत्यु हो जाती है। दौर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते हम 2012 में पहुंचे। 2012 में भी अभी हमारे यहाँ का जो प्रशासनिक कार्य है वो देहरादून से ही चल रहा था, आज भी चल रहा। वैसे गैरसैंण तो नाम मात्र का है। कैसे राजधानी गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन, जब हमारे नेताओं को गर्मी लगेगी तो वो गैरसैंण जा सकते हैं, है ना। अब 2012 में हुआ ये कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस के जो इस समय मुखिया चुने गए वो आपके विजय बहुगुणा जी थे। बहुगुणा जी ने एक अनाउंसमेंट करी कि भाई हम क्या करेंगे, गैरसैंण के भराड़ी सैंण में एक विधानसभा भवन बनाएंगे। और कहते हैं कि जब विधानसभा भवन बनाने की घोषणा हुई तो आगे चल करके जब हरीश रावत की सरकार आई तो 2014 में हम लोगों ने गैरसैंण के क्षेत्र में जो वहां के स्कूल भवन थे उन स्कूलों में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। और जब उत्तराखंड में 2017 के इलेक्शन संपन्न हुए तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे सरकार या हमारे प्रदेश के मुखिया चुने गए।
कहते हैं कि 2017 में ये उत्तराखंड के गैरसैंण का विधानसभा भवन बनकर के तैयार हो चुका। और जब विधानसभा भवन तैयार हुआ तो हमने इस नवनिर्मित विधानसभा भवन में सन 2017 के दौरान पहली बार वहां पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। देखो, स्कूल भवन में तो 2014 में, लेकिन नवनिर्मित जो विधानसभा भवन है वहां पर आपने आयोजन किया मीटिंग का कब? सन 2017 में। लेकिन अभी भी गैरसैंण को लेकर के कुछ खास काम नहीं हो रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत उन मुख्यमंत्रियों में है जिनका कार्यकाल सबसे लंबे कैटेगरी वाले मुख्यमंत्री की श्रेणी में उत्तराखंड में आता है। सबसे लंबा कार्यकाल आपका एनडी तिवारी का। और फिर उसके बाद अगर आते हैं तो टीएसआर जी का नाम आता है। अब ये टीएसआर या त्रिवेंद्र सिंह रावत नाम के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या करा? 4 मार्च 2020 की तारीख को एक अनाउंसमेंट करी। अनाउंसमेंट ये थी कि गैरसैंण का जो क्षेत्र है, इस गैरसैंण को वो इस प्रदेश की क्या करेंगे? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। और इस प्रकार की घोषणा जैसे ही की गई, हमने 8 जून सन 2020 की तारीख को क्या करा? जो राज्यपाल महोदया इस समय बेबी रानी मौर्य थी, इन बेबी रानी मौर्य के माध्यम से इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो अगर प्रश्न बने कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया, तो घोषणा तो हुई 4 मार्च सन 2020 को, लेकिन इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर किस तारीख को संपन्न हुए? तो 8 जून सन 2020 को। और यहां के बाद ये एक कानून के रूप में प्रभावी हो चुका। आज कंडीशन ये है कि उत्तराखंड वासियों के पास परमानेंट राजधानी अभी भी नहीं है। ग्रीष्मकालीन तो है, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जिस टॉपिक पर बेस्ड थी, वो टॉपिक था आपका गैरसैंण। और अगर गैरसैंण की स्थिति या गैरसैंण शब्द को आप समझो, तो गैर शब्द का मतलब क्या होता है? गैर शब्द के हमारे यहाँ 2 मीनिंग निकलते हैं। एक होता है पराया, वहां पर इसका कोई लेना देना नहीं। एक होता है गहरा, है ना? तो गहरा है, सैण का मतलब समतल है, तो गहरा समतल भूभाग जो है वही गैरसैंण का क्षेत्र है। लिखो। लिखो, ये वाली लाइट की ये वाली देखना है, ये वाली चमक रही। वहां देखो जरा। अच्छा, ये रहा। ठीक है, अभी भी नहीं हो। कंप्यूटर मत करवाना देना, बंद है। कहां पर थे लास्ट? 29 जुलाई ना। जॉर्ज कमेटी ने जॉर्ज कमेटी ने जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया। पंतनगर का दौरा किया। वो ऊधम सिंह नगर को ऊधम सिंह नगर को नए राज्य में शामिल करने की सिफारिश दी। नए राज्य में शामिल करने की सिफारिश दी। नए राज्य में शामिल करने की सिफारिश दी। कहां से लिखें? जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से लिखते चलो, ग्रुप में नोट्स भेज देंगे। लिखना 1 अगस्त सन 2000। 1 अगस्त सन 2000। 1 अगस्त सन 2000 में लिखना उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। अभी जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से लिखते चलो। लोकसभा में पारित हुआ। अगली डेट लिखो 10 अगस्त 10 अगस्त सन 2000।
10 अगस्त सन 2000, 10 अगस्त सन 2000। अभी मैंने केवल ये लाइन कही है, 1 2 3, चौथी लाइन दिखा रहा हूं। 10 अगस्त सन 2000 में ना लिखना, सेम लाइन है, बस लोकसभा की जगह राज्यसभा कर देना। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में पारित हुआ, ये लो पारित हुआ। फिर लिखो 28 अगस्त सन 2000, 28 अगस्त 2000, यहां से लिखो, यहां से यहां पर पहुंचा मैं भी। 28 अगस्त सन 2000 लिखना, राष्ट्रपति के आर नारायणन ने, राष्ट्रपति के आर नारायणन ने, राष्ट्रपति के आर नारायणन ने लिखना, विधेयक पर हस्ताक्षर किए। के आर नारायणन ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए। तो राष्ट्रपति पर प्रश्न बन सकता है। जहां तक मुझे ध्यान है कि पिछला जो पेपर हुआ था ना, प्री वाला, उसमें एचडी देवगौड़ा पर प्रश्न आया था, आया था कि कौन से प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा करी थी, तो घोषणा एचडी देवगौड़ा ने करी थी। हो सकता है इस बार ये आ जाए राष्ट्रपति। लिखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 9 नवंबर सन 2000, केवल आंकड़े लिखते हुए चलना। 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 में लिखना टेस्ट करते, देश के 27वें राज्य के रूप में, देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ। उत्तरांचल का गठन हुआ। उत्तरांचल का गठन हुआ। उत्तरांचल का गठन हुआ, जो पूरे देश का, हिमालय राज्य भी है, जो पूरे देश का 11वां हिमालय राज्य बना, जो पूरे देश का 11वां हिमालयी राज्य बना, जो पूरे देश का 11वां हिमालयी राज्य बना, हिमालयी राज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 2006, दिसंबर 2006। अब ये दिसंबर 2006 क्या था कि हमने इस समय एक प्रस्ताव लाया कि जो उत्तरांचल नाम है, इस उत्तरांचल नाम के स्थान पर उत्तराखंड शब्द लाया जाए। तो हमने दोनों सदनों से क्या करा, इस विधेयक को पारित कर दिया था। तो लिखना दिसंबर 2006, लिखना उत्तरांचल नाम के, उत्तरांचल नाम के स्थान पर, उत्तरांचल नाम के स्थान पर उत्तराखंड शब्द लाने हेतु, लाने हेतु विधेयक पारित किया गया। विधेयक पारित किया गया दिसंबर 2006, विधेयक पारित किया गया। ये क्वेश्चन आया था, यूकेपीएससी ने पूछा है, विधेयक पारित किया गया। फिर अगली डेट 1 जनवरी 2007, अगली डेट है 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 में लिखना, उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड शब्द प्रयोग में लाया गया। उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड शब्द प्रयोग में लाया गया। उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड शब्द प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में लाया गया। ठीक है जी, तो हमने उत्तराखंड राज्य बना दिया है, नाम भी चेंज कर दिया है। अब हेडिंग डाला जरा, राजधानी गैरसैंण का इतिहास। राजधानी गैरसैंण का इतिहास। राजधानी गैरसैंण का इतिहास। गैरसैंण किस जिले में? चमोली जिले में। तो लिखना पहला पॉइंट बनाते हुए, लिखना गैरसैंण चमोली जिले के, गैरसैंण चमोली जिले के, चमोली जिले के चांदपुर परगने, चांदपुर परगने, गैरसैंण चमोली जिले के चांदपुर परगने
कि लोहाब पट्टी में स्थित है, लोहाब पट्टी में स्थित है, लोहाब पट्टी में स्थित है, जो जो गहरे व समतल क्षेत्र से, जो गहरे व समतल क्षेत्र, जो गहरे व समतल क्षेत्र को दर्शाता है। गैर का मतलब गहरा, सैण का मतलब समतल, क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक, अब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख लेते हैं गैरसैंण के लिए। सबसे पहला पॉइंट लिखना 1992, 1992, हालांकि पहले भी लिखा है 1992। 1992 में लिखना यूकेडी ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने, यूकेडी ने नए राज्य की राजधानी, नए राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने, नए राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने पर सहमति प्रकट की, पर सहमति प्रकट की। एक सम्मेलन चल रहा है, महाधिवेशन 14वें नंबर का, और उसमें तय किया गया। फिर अगला पॉइंट 1994, 1994, इसी दौरान हमने गैरसैंण का नाम क्या रखा, चंदनगर भी रखा था। ठीक, फिर लिखना 1994, 1994 में लिखना कौशिक समिति, कौशिक समिति ने गैरसैंण को, कौशिक समिति ने गैरसैंण को राजधानी हेतु, राजधानी हेतु उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि मंडल 3 बनाओ लेकिन राजधानी गैरसैंण हो, उपयुक्त बताया। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर सन 2000, अक्टूबर 2000, अक्टूबर सन 2000 में ना देहरादून में, देहरादून में, देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया, जिसका संचालन, जिसका संचालन उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने किया, जिसका संचालन उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने किया, समिति ने किया। नेक्स्ट पॉइंट देखना 11 जनवरी 2001, 11 जनवरी 2001, 11 जनवरी 2001 में लिखना राज्य की अंतरिम सरकार ने, राज्य की अंतरिम सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। राज्य सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित थे, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित थे। और वीरेंद्र दीक्षित के ब्रैकेट में ना 2003, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित थे, सन 2003 लिखो। आयोग ने 2008 में, आयोग ने 2008 में अपनी सिफारिशें दी, अपनी सिफारिशें दी, जिसके तहत 2008 में
अपनी सिफारिशें दी, जिसके तहत, ध्यान से लिखना है सीक्वेंस से, जिसके तहत राजधानी हेतु, पहला नंबर लिखना देहरादून, जिसके तहत राजधानी हेतु पहला नंबर लिखना देहरादून, सेकंड लिखना काशीपुर, तीसरा लिखना रामनगर, चौथा लिखना ऋषिकेश, और पांचवा नंबर लिखना गैरसैंण, जिसके तहत ये 5 लोकेशनों के नाम लिखे, राजधानी हेतु उपयुक्त स्थान थे, यह बताए गए उपयुक्त स्थान बताए गए। ठीक है, तो ये राजधानी के लिए दीक्षित आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 2004 2004 में लिखना बाबा मोहन उत्तराखंडी, ये यूकेडी के एक नेता है, बाबा मोहन उत्तराखंडी, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने गैरसैंण राजधानी हेतु चमोली के बेनीताल में अनशन किया, चमोली के बेनीताल में अनशन किया, चमोली के बेनीताल में अनशन किया। अब नया लाइन लिखना है, लिखना 2012 लिखना मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की घोषणा की, गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की घोषणा की। 2012 में गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की घोषणा की। लिखना 2013, लिखना गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया, गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया, गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। 2014 गैरसैंण के स्कूल कॉलेज भवनों में, गैरसैंण के स्कूल कॉलेज भवनों में लिखना मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन हो, गैरसैंण के स्कूल कॉलेज भवनों में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। एक तारीख इसके बीच में और लिख दो, 15 जून 2014 गैरसैंण विकास परिषद बनी, गैरसैंण विकास परिषद बनी, गैरसैंण विकास परिषद बनी कि किस तरीके से गैरसैंण के क्षेत्र का विकास हो, उसको लेकर के परिषद बनी। फिर वो तारीख आई जिस तारीख को आपने टीएसआर के माध्यम से घोषणा के रूप में देखा, और उससे पहले एक ये लिख लो 2017 वाला। 2017 में लिखना नवनिर्मित विधानसभा भवन में, हाँ 2017 में नवनिर्मित विधानसभा भवन में कैबिनेट का आयोजन किया गया, नवनिर्मित विधानसभा भवन में कैबिनेट का आयोजन किया गया, एक सीक्वेंस है, कैबिनेट का आयोजन किया गया। अब टीएसआर की घोषणा लॉकडाउन के टाइम पे आपने सुनी होगी, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले की बात है। 4 मार्च को टीएसआर साहब ने घोषणा करी थी और 14-15 तारीख को आपको लेटर थमा दिया गया था कि घर में बैठो। लिखो 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020 में लिखना नाम लिख देना, मुख्यमंत्री का है
लिखो, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को, गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, बनाने की घोषणा की। फिर लिखना 8 जून 2020, 8 जून 2020, 8 जून 2020 में लिखना राज्यपाल, 8 जून 2020 में लिखना राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कौन से नंबर की राज्यपाल थी? पहला कौन? सुरजीत सिंह बरनाला कि नित्यानंद स्वामी? सुरजीत सिंह बरनाला, कोई कह भी दे। हाँ, दूसरा सुदर्शन कि सुदर्शन साहब? सुदर्शन अग्रवाल। तीसरा BL जोशी। चौथे कंफर्म मार्गरेट अल्वा। पांचवें अजीज कुरैशी। छठे कृष्णकांत पॉल या के पॉल। और सातवें बेबी रानी मौर्य। अभी कौन है हमारे राज्यपाल? गुरमीत सिंह साहब। ठीक है, तो हमारे यहाँ अभी समय कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर के हैं। तो लिखो 8 जून 2020 बेबी रानी मौर्य ने, बेबी रानी मौर्य ने, हाँ ठीक, बेबी रानी मौर्य ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जो विधेयक था वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जो 8 जून से 8 जून से कानून के रूप में लाया गया, कानून के रूप में लाया गया। तो हमारे राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो फिलहाल गैरसैंण में है, गैरसैंण में है। तो हमने उत्तराखंड की जो प्रॉपर पूरी हिस्ट्री है उसको प्राग ऐतिहासिक काल से पढ़ा। एक बार मैं याद दिला देता हूं कि आपने 2 महीनों में क्या करा था। तो सबसे हमें पता भी तो होना चाहिए, है ना? शायर का शेर है कि जिंदा हो तो सबूत भी दो। तो हमने इस समय जो जो काम किए 2 महीने में एक बार वो रख रहा हूं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। फिर प्रागैतिहासिक काल को क्रॉस करके हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री में आद ऐतिहासिक काल पढ़ा था। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा और अच्छे तरीके से याद करा होगा, उम्मीद है। और उम्मीद हमेशा टूटती है ना? फिर तीसरा पार्ट पढ़ा, इस पार्ट का नाम था ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में पढ़ा था। एक प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास के रूप में, एक मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास के रूप में, और एक पढ़ा था आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास के रूप में। तो आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास में मैंने कहा कि मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक उत्तराखंड राज्य का निर्माण न हो जाए। तो राज्य गठित भी हो चुका है, राजधानी की हिस्ट्री भी पढ़ ली है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की हिस्ट्री का 98% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है? हाँ, लोकसभा में रखा गया था, पारित नहीं हुआ था। हाँ, वो लोकसभा नहीं रखा, 27 को तो रखा, 1 को पारित हो गया, मतलब पारित नहीं हुआ 27 को, 27 केवल सदन में रखा, तो पेश हुआ था बस ये था। ठीक है जी, तो उत्तराखंड राज्य बन चुका है, राजधानी की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री का लगभग 98% जो सिलेबस है वो कवर कर लिया। बाकी जो 2% सिलेबस है, इस 2% सिलेबस में उत्तराखंड के इतिहास में हमने कुछ पत्रकारिता को देखना है, जिस पत्रकारिता से पिछले वाले प्रवक्ता एग्जाम पेपर में प्रश्न बना था। एक तो इसको पढ़ना है। दूसरा, हमने इस 2% सिलेबस में उत्तराखंड के इतिहास में कुछ महिलाएं आई हैं, उन महिलाओं का योगदान हिस्ट्री में कैसा रहा उसको पढ़ना है। और तीसरा, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्वों का क्या क्या उपनाम और किस उपनामों पर प्रश्न बन सकते हैं, उन 3 स्टेपों को हमने कवर करना है, जिसमें
आज के जो बाकी 10-15 मिनट है उसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं, उत्तराखंड के इतिहास के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के उपनाम, ताकि रहते हुए समय में कंप्लीट हो जाए। अब देखो कि जो इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, अब इसमें हो सकता है कि मैं आपको आधुनिक उत्तराखंड के ऐतिहासिक व्यक्ति बता दूं, या हो सकता है कि प्राचीन राजवंश के उत्तराखंड के व्यक्तित्व शामिल कर दूं। तो लास्ट के 10-15 मिनट थोड़ा सा इनको उठा लेते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिन क्वेश्चनों का संबंध होता है गांधी शब्द से। भाई, गांधी एक था, है राहुल गांधी भी, लेकिन जिस गांधी की हम बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी। राहुल गांधी को हल्के में लेते हो इसलिए स्माइल आ जाती है चेहरों पे। महात्मा गांधी, तो हम उस महात्मा गांधी से कोरिलेट करते हुए कुछ कैरेक्टरों को उत्तराखंड में पढ़ेंगे। उसमें सीधा पहला सवाल बनता है कि बताओ उत्तराखंड का गांधी कौन है। तो इस गांधी शब्द को देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस उत्तराखंड के गांधी को अलग रख के हम पहाड़ के गांधी पर चलेंगे, और पहाड़ के गांधी के अलावा हम लोग चलेंगे उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र पर प्रश्न कुमाऊं के गांधी को लेकर के पूछा जाता है। हाँ, देखना लास्ट में मैं रिपीट कर लूंगा। उत्तराखंड के गांधी की अगर कंडीशन को देखा जाए तो उत्तराखंड के गांधी को हम लोग कहते हैं, या जिस नाम से पुकारते हैं वो व्यक्ति आपके इंद्रमणि बडोनी कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। हम पहाड़ के गांधी पर प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास एक व्यक्ति आते हैं, इस व्यक्ति का नाम था जसवंत सिंह बिष्ट। ये जसवंत सिंह बिष्ट ही वो व्यक्ति था जिस करेक्टर ने क्या करा था, 1990 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव लाया था। हम कुमाऊं के गांधी की अगर कंडीशन को देखें तो एक व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, जिस व्यक्ति का नाम था देवकी नंदन पांडे करके। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तराखंड में गांधी शब्द से इर्द गिर्द घूमते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री में एक शब्द पर प्रश्न बनता है और वह शब्द आता है केसरी के ऊपर। अब केसरी के ऊपर हमको 2-3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। एक हो सकता है कि आपको पूछा जाए कुमाऊं केसरी कौन है। आपसे एक प्रश्न हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए कि गढ़ केसरी कौन है। हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी गढ़ केसरी कौन है। और हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछे कि दक्षिण गढ़ केसरी इनमें से कौन है। तो केसरी शब्द पर्यायवाची होता है शेर का। तो शेर कुमाऊं का भी है, गढ़वाल का भी है, उत्तरी गढ़वाल का भी है, दक्षिण गढ़वाल का भी है। किस किस को ये टाइटल दिए गए हैं? तो कुमाऊं की अगर केसरी शब्द को देखा जाए तो कुमाऊं केसरी कहते हैं हम किसको, बद्रीदत्त पांडे को। जबकि अगर हम देखें कि गढ़ केसरी किसको कहते हैं, तो गढ़ केसरी हम लोग कहते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। उत्तरी गढ़ केसरी की कंडीशन देखी जाए तो उत्तरी गढ़ केसरी भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं। लेकिन दक्षिण गढ़ केसरी देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है केसर सिंह रावत। तो गढ़ जो केसरी शब्द है उस केसरी शब्द को हम लोग 4 पैरामीटर्स के आपसे देखते हैं। अगर मैं उत्तराखंड में और उपनामों की कंडीशन को सामने रखूं तो हमारे बीच में उपनाम जो आते हैं उसमें एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। यह व्यक्ति है तारादत्त गैरोला। अगर मैं तारादत्त गैरोला की पृष्ठभूमि को देखूं तो ये कहीं ना कहीं कानून की पढ़ाई से जुड़े हुए थे। और मैंने बताया था कि तारादत्त गैरोला उत्तराखंड के गढ़वाल में पहले वीर स्नातक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने गढ़वाल के क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट की आधारशिला रखी। तो हम कह सकते हैं कि गढ़वाल में जो पुनर्जागरण है, इस पुनर्जागरण के अगर किसी को हम पितामह के नाम से पुकारते हैं तो पुनर्जागरण का पितामह गढ़वाल में तारादत्त गैरोला है। इसी उत्तराखंड की हिस्ट्री में एक व्यक्ति आते हैं, इस व्यक्ति का नाम है यशोधर मटपाल। हालांकि अभी भी काम करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उपनामों को लेकर के प्रश्न यशोधर मटपाल से भी पूछा जा सकता है। यशोधर मटपाल की विशेषता यह है कि हम इनको उत्तराखंड के क्षेत्र में वेदव्यास की संज्ञा देने का काम करते हैं। तो उत्तराखंड का वेदव्यास अगर पूछे तो फिर आपका जवाब याद रखना है, वो व्यक्ति आपकी यशोधर मटपाल हुए। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में एक व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट आए। इस व्यक्ति का नाम था हरगोविंद पंत। क्लियर? और जो हरगोविंद पंत नाम के कैरेक्टर हैं, इनकी उपाधियां या इनके उपनाम मैंने सिलेबस के बीच में भी बताए थे। मैंने इनके लिए 2-3 शब्दों का उपनामों का प्रयोग किया था। एक तो कहा था कि जो सल्ट है, इस सल्ट के अगर कोई राजनीतिक गुरु माने जाते हैं तो सल्ट के राजनीतिक गुरु हमारे बीच हरगोविंद पंत है। इसी हरगोविंद पंत के लिए हम एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो शब्द आपका जननायक कहलाता है। और जो कुमाऊं के क्षेत्र की कांग्रेस थी, इस कुमाऊं कांग्रेस की अगर हम रीढ़ के रूप में किसी को पहचानते हैं तो कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ की कंडीशन में हमारे पास हरगोविंद पंत का नाम आ जाता है। उत्तराखंड में अगर मैं राजवंशों के इतिहास को उठाऊं
तो राजवंशों की हिस्ट्री में भी आपके लिए कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर हैं, जिन कैरेक्टरों में एक कैरेक्टर उत्तराखंड की हिस्ट्री में आए थे, प्रद्युमन शाह। इस समय में कुछ उपनाम जो है वो राजाओं के बताऊंगा। प्रद्युमन शाह को अगर देखा जाए तो हम प्रद्युमन शाह की तुलना उस व्यक्तित्व से करते हैं जिस व्यक्ति को हम लोग हुमायूं कहकर के पुकारते हैं। तो अगर पूछे कि गढ़वाल का हुमायूं कौन, तो आपके पास प्रद्युमन शाह। लेकिन इस उत्तराखंड के इतिहास में एक व्यक्ति आए थे, इस व्यक्ति का नाम था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह की हिस्ट्री भी पढ़ी है, और कीर्ति शाह की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हम इसकी तुलना अकबर से करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड का अकबर हम किसी को अगर मानते हैं तो वो आपके कीर्ति शाह हुए। लेकिन अगर गढ़वाल के क्षेत्र में अकबर पर प्रश्न बने कि बताओ गढ़वाल का अकबर इनमें से कौन सा व्यक्ति है, तो गढ़वाल के अकबर की कंडीशन में आपके बीच फतेहपति शाह का नाम लिया जाएगा। तो फतेहपति शाह गढ़वाल का अकबर, कीर्ति शाह उत्तराखंड का अकबर, गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह। और अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड में गढ़वाल का शेरशाह सूरी इनमें से कौन सा है, तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी हमारे बीच नरेंद्र शाह को माना गया। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व पुरुष वर्ग से थे। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी उत्तराखंड की हिस्ट्री में है जिन महिलाओं से आपको प्रश्न एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। उन महिलाओं में एक महिला हमारे बीच में आती है जिसका नाम है जिया रानी। उत्तराखंड की हिस्ट्री में जिया रानी का भी हमने उल्लेख किया, एक इसको देखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में एक महिला है, एक वीरांगना है, जिस वीरांगना का नाम था तीलू रौतेली। तीलू रौतेली के अलावा अगर मैं महिलाओं में देखूं राजशाही के दौर में, तो एक नाम आता है जिसका नाम है कर्णावती। कर्णावती के अलावा अगर मैं उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में एंट्री करूं तो हमारे बीच में एक महिला है, इस महिला का नाम है गौरा देवी। तो इन पोर्शनों के बीच में से भी आपको एग्जाम पेपर में प्रश्न मिल सकते हैं। अगर मैं जिया रानी की बात करूं तो जिया रानी के लिए हम जिस उपनाम का प्रयोग करते हैं, इस उपनाम को हम लोग कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं। जबकि तीलू रौतेली के लिए जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो शब्द आपका गढ़वाल की लक्ष्मीबाई आएगा। और न सिर्फ ये गढ़वाल की लक्ष्मीबाई है, बल्कि तीलू रौतेली के लिए हम एक शब्द का और प्रयोग करते हैं जिसको जोन ऑफ आर्क के नाम से पुकारते हैं। तो अगर प्रश्न बने कि जोन ऑफ आर्क कौन, तो फिर जवाब आपका तीलू रौतेली, और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई पूछे तो भी आपका जवाब तीलू रौतेली बनेगा। हमारे उत्तराखंड की गढ़वाल की हिस्ट्री में एक महिला है जिसका नाम है कर्णावती। कर्णावती की अगर आपने हिस्ट्री याद रखी हो तो हमने इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जिसको हमने नागकटी रानी कह करके पुकारा था। और ध्यान रखना कि नागकटी रानी, इनको जिस व्यक्ति के माध्यम से प्रदान किया गया उपनाम था वो कैरेक्टर आपके श्री प्रसाद डबराल कहलाए। तो श्री प्रसाद डबराल ने इनको नागकटी रानी की संज्ञा दी। इसी कर्णावती को या इसी नागकटी रानी की तुलना हम जिस महिला से करते हैं वो महिला गोलकुंडा से संबंधित थी। और गोलकुंडा के क्षेत्र में एक महिला थी जिसको हम दुर्गावती कहते थे। तो गोलकुंडा की दुर्गावती के साथ गढ़वाल के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं किसी को, तो रानी कर्णावती। लेकिन इसी कर्णावती को लेकर के हम मराठा साम्राज्य में चले तो मराठा साम्राज्य में एक महिला हुई, इस महिला का नाम था ताराबाई। तो कहते हैं कि मराठा की ताराबाई हो या गोलकुंडा की दुर्गावती हो, ये दोनों की दोनों पद किससे मैच करते हुए दिखते हैं, तो कर्णावती से। इसी गढ़वाल की हिस्ट्री में एक महिला है जिसका नाम है गौरा देवी। और गौरा देवी को लेकर के हमको जो शब्द देखने को मिलता है उस शब्द को हम लोग चिप्पो वुमेन के नाम से पुकारते हैं। हालांकि मैं आपको उत्तराखंड के वन डिस्कस कराऊंगा और वो वनों के संबंध में हम गौरा देवी का भी उल्लेख करेंगे। तो लिखो जरा, अगर टाइम है, और टाइम नहीं है तो तुम फिर बाद में YouTube से भी इसको कवर कर सकते हो। क्या करना है बताओ? लिखाना है। YouTube की पढ़ाई नहीं होती है, लिखो। लिखना, व्यक्तित्व लिखना, उत्तराखंड में कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। ठीक है, हाँ ठीक, लिख लो। हाँ, व्यक्तित्व में लिखना पहला उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी, उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड के गांधी में लिखना इंद्रमणि बडोनी। उत्तराखंड के गांधी में लिखना इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी। फिर लिखना पहाड़ का गांधी। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। पहाड़ का गांधी है जसवंत सिंह बिष्ट।
जसवंत सिंह बिष्ट। कुमाऊं का गांधी, कुमाऊं का गांधी। कुमाऊं के गांधी में लिखना देवकी नंदन पांडे। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, देवकी नंदन पांडे। फिर लिखो अगला, लिखना कुमाऊं केसरी, जो जो मेन मेन है। कुमाऊं केसरी, कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी है बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। फिर लिखो गढ़ केसरी, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर लिखना उत्तरगढ़ केसरी, उत्तरगढ़ केसरी, उत्तरगढ़ केसरी सेम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। दक्षिणगढ़ केसरी, दक्षिणगढ़ केसरी लिखना केसर सिंह रावत। दक्षिणगढ़ केसरी में केसर सिंह रावत। फिर लिखो 3 टाइटल एक साथ लिखना है, लिखना सल्ट का राजनीतिक गुरु, सल्ट का राजनीतिक गुरु, कॉमा जननायक, जननायक, कॉमा कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़, जननायक, कॉमा कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़। ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक ऑब्लिक करके कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़। कुमाऊं की जगह अल्मोड़ा भी पूछ ले तो भी आपका जवाब सेम होगा, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। ये नाम ध्यान रख लेना। फिर ना उत्तराखंड का वेद व्यास, उत्तराखंड का वेद व्यास, उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल, उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता, गढ़वाल पुनर्जागरण का पितामह, गढ़वाल पुनर्जागरण का पितामह। तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला। कुछ 2-4 नाम इस बीच में दे रहा हूं, उनको लिखते हुए चलना। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कौन है? विशंबर दत्त चंदोला, विशंबर दत्त चंदोला, विशंबर दत्त चंदोला। फिर लिखो अगला गढ़वाल का हुमायूं, गढ़वाल का हुमायूं ये आ जाएगा प्रद्युमन शाह, मिक्स करके लिखवा रहा हूं मैं। गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह। उत्तराखंड का अकबर, उत्तराखंड का अकबर ये है कौन? कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। फिर लिखना गढ़वाल का अकबर फतेहपति शाह, गढ़वाल का अकबर फतेहपति शाह, गढ़वाल का अकबर फतेहपति शाह।
फिर लिखो कुमाऊं का चाणक्य कौन था? हर्षदेव जोशी। लिखो कुमाऊं का चाणक्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य, इसका नाम लिख दो पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी। कुमाऊं का एमबीटी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक या पागल बादशाह कौन? देवीचंद। कुमाऊं का पागल बादशाह या एमबीटी, तो जवाब आ जाएगा देवी चंद। लिखो गढ़वाल का, सेम है बस कुमाऊं की जगह गढ़वाल आ जाएगा। गढ़वाल का एमबीटी या पागल बादशाह, तो ये आ जाएंगे आपके पास शामसा। 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 ठीक, लिखो जरा अगला। शेरशाह सूरी गढ़वाल में हम लोग नरेंद्र शाह को कहते हैं, सड़कों के निर्माण के कारण। ठीक, महिलाएं लिख दो जरा दो तीन। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई है जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई है जिया रानी। जिया रानी। लिखना नागकटी रानी, यह है कर्णावती। इस नागकटी रानी के साथ साथ आप दो तीन और भी लिख सकते हो उपनाम। गोलकुंडा की दुर्गावती और मराठा की ताराबाई। गोलकुंडा की दुर्गावती और मराठा की ताराबाई, ये कर्णावती के साथ ही जोड़कर चलते हैं हम लोग। गोलकुंडा की दुर्गावती और मराठा की ताराबाई। फिर लिखो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और जोन ऑफ आर्क। मराठा, ये गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और जोन ऑफ आर्क। जोन ऑफ आर्क ये कौन है? ये है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली। मैंने आपको बताया था कि तीलू रौतेली के नाम पर राज्य में कुछ योजनाएं चलती है ना। एक तो पेंशन दी जाती है इनके नाम पर, और एक तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि मिलती है? 51,000, और पेंशन के तहत 1200 रुपए पर मंथ दी जाती है। लेकिन किसको मिलती है वो पेंशन? जो विकलांग महिलाएं हैं। जबकि तीलू रौतेली पुरस्कार किसको मिलेगा? जो कुछ साहसी कार्य करे अपने क्षेत्र में, ठीक है, तो वो आपकी है। इस साल कितनी महिलाओं को मिला है तीलू रौतेली पुरस्कार? 13 या 14? अच्छा, लिखो जरा चिपको वुमेन। चिपको वुमेन। चिपको वुमेन में नाम लिख देना गौरा देवी का। गौरा देवी का। एक दो महिलाएं और लिख दो। टिंचरी माई, पौड़ी के क्षेत्र में एक लेडी है। टिंचर वैसे शराब को कहते हैं, है ना हमारे यहाँ। तो लड़की, एक महिला है जिसने इनके खिलाफ आंदोलन किया, आवाज उठाई। वो कौन है? वो है दीपा देवी नौटियाल। दीपा देवी नौटियाल। दीपा देवी नौटियाल। टिंचरी माई कहते हैं इनको, दीपा देवी नौटियाल। एक उत्तराखंड की तीजन बाई है, हाँ, पिथौरागढ़ वाली। कौन है? कबूतरी देवी। तो लिखो तीजन बाई उत्तराखंड में जिस महिला को कहते हैं तीजन बाई, तो ये है आपके पास कबूतरी देवी। कबूतरी देवी, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल दो आप लोग। उत्तराखंड में महिलाओं का इतिहास, कि महिलाओं का रोल कैसा कैसा रहा, और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वाले सेशन में
आ चित्र